पहला क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में 2-3 बार पूछा हुआ है, जेई में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। आरपीएमटी, जिपमर और अदर बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, नीट में भी 2 बार पूछ चुके हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या किया है कि कुछ 4 क्वांटिटी दी है अपने को, ए, बी, सी और डी। ये कुछ इंडिविजुअल क्वांटिटी है, जैसे कुछ भी हो सकती है, फोर्स, मास, कुछ भी, ठीक है। और अब अपने को एक पी दी है क्वांटिटी, उसका वो है ना, इन सब से रिलेशन रखती है। किस हिसाब से रिलेशन रखती है, यह रिलेशन भी अपने को दिया है, ए क्यूब बी स्क्वायर सी अपॉन सी डी। अब हर एक का इंडिविजुअल एरर दिया हुआ है, 1%, 2%, 3%, 4%, और पूछा है कि पी में एरर कितना होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना होता है, जो जिसमें अगर निकालनी है एरर, तो सामने वाली क्वांटिटी में क्या करते हैं, जो पावर होती है ना, उनको ले लेते हैं आगे और उसकी एरर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी सारी एरर्स को जोड़ते रहते हैं। अपन ज़िंदगी में भी तो देखते हैं यार, गलतियाँ हमेशा जुड़ती हैं, गलतियाँ कोई माफ़ नहीं करता, सब अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है जो दिया है, मतलब इनमें रिलेशनशिप का, इसमें मैं पी की एरर मुझे अगर चाहिए, डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक है, तो होगा इसमें देखिए आप कि देखोगे ए की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 आ जाएगी आगे और यहाँ आ जाएगी ए की एरर। डेल्टा ए अपॉन ए का मतलब है ए की एरर, अब प्लस होगा, बी की एरर देखेंगे ना तब प्लस आ जाएगा, बी की पावर कितनी है, 2 है, आगे आ जाएगी डेल्टा बी अपॉन बी। अब क्वांटिटी भले ऊपर हो भले नीचे हो, हमेशा प्लस लगेगा, गलतियाँ हमेशा जुड़ती जाती हैं। सी की पावर कितनी है, 1 है, डी की पावर कितनी है, 1 है, चलो सी की पावर आगे आ गई, डेल्टा सी अपॉन सी। यहाँ पर गलती से भी ऐसा मत कर देना कि वो सी नीचे है तो माइनस लगा दो, नहीं, गलतियाँ हमेशा जुड़ेगी, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है तो 1 आगे आ गया आया। अब देख लीजिए आप, 3 डेल्टा ए अपने को दिया है 1%, प्लस डेल्टा बी अपॉन को 2% दिया है, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी कितना दिया है, 3%, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी अपने को दिया है 4%। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 7, 7 3 10, 10 और 4 14, तो टोटल एरर कितनी आ गई, 14% आ गई। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये क्वेश्चन करवाया था थोड़ा सा आपको समझा के, अब एक स्पीड से कर लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, अब की बार कैपिटल दिए हैं ए बी सी और डी। एरर कितना दिया है, 1%, 2%, 3% और 4%। कितना भी दे सकता है, आधा % भी दे सकता है एरर, तो वो तो ठीक है। और ये चारे जो क्वांटिटी है वो एक्स से किस प्रकार रिलेट है, इस प्रकार रिलेट है। एक्स में एरर कितना होगा, चलिए वही अपने को अगर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स चाहिए हैं तो अपन क्या करेंगे, पावर आगे लेते जाएंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस इसकी पावर कितनी है, बी की 1/2 है, तो जितनी भी पावर हो ना अपने को कोई मतलब नहीं है, 1/2, ठीक है, 1/2 डेल्टा बी अपॉन डी, जो भी पावर हो आगे ले लो, बस इतना सा तो काम है। अब 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, अब रख दीजिए सबकी वैल्यू, इसकी कितनी % थी, 1% थी, बी की कितनी एरर थी, 2% थी, प्लस सी की कितनी एरर थी, 3% थी, और डी की कितनी % थी, 4% थी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से 2 कट कर लीजिए, 3 से 3 कट कर लीजिए, 2 बचा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 12, 12 और ये हो जाएंगे 4, 18%, 12 और 4 16। देखिए मेरा मैथ कितना बेकार हो गया, मैं 12 और 4 18 कहीं जा रहा हूँ, 16%। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस आप अपने बुक वगैरह के कितने भी हो ना सारे कर लीजिएगा, हमेशा यही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा देगा, या फिर क्या करेगा कुछ फॉर्मूले दे देगा, कुछ जो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं। और भी इस टाइप के क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में लाता रहूँगा, क्वेश्चन सारे करेंगे अपन, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स दिया अपने को डिस्प्लेसमेंट, बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑफ द बॉडी किलोमीटर। जो एक्स है ना वो क्या है, डिस्टेंस है, और किस में मेजर की गई है, किलोमीटर में। हाँ कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर को मीटर में बदलना नहीं है, क्योंकि कि यूनिट एंड डायमेंशन का है, क्योंकि इसमें अपने को
इसका डायमेंशन पूछा है बी का। देखिए अपने को क्या रिलेशन दिया है, अपने को रिलेशन दिया है x इक्वस टू, मैं एक पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। x इक्वस टू अपने को दिया है AT प्लस BT स्क्वायर, ओके, ये दिया है। और अपने को b का यूनिट पूछा है, b का यूनिट पूछा है। ये क्वेश्चन जो है वो है ना, होमोजीनियस का एक प्रिंसिपल होता है यूनिट डायमेंशन में, उस पर बेस्ड है। क्या होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन में, फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन है, उसमें अलग अलग क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ अपन अगर देखेंगे ना तो अपने को दिखेगा कि एक ये क्वांटिटी है, एक ये है, एक ये है। मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ ये अलग क्वांटिटी, क्योंकि इसके बीच में जब तक प्लस माइनस या बराबर का साइन ना आ जाए, कैसे बोल रहा हूँ, प्लस का, माइनस का या बराबर का साइन, तीन ही साइन होते हैं, ठीक है, भाग या गुणा नहीं होता है, ओके। तो ये साइन आते हैं ना, तो उन तीनों का जब तक ये ना है ना, जैसे इसको मैंने एक क्वांटिटी मेजर किया, इसको भी एक क्वांटिटी मेजर किया, इसको भी एक क्वांटिटी, कब तक, जब तक कि बीच में प्लस माइनस या बराबर का साइन ना आ जाए। तो ये इसका कंसेप्ट हो गया, ठीक है, ये कंसेप्ट वाली वर्ड हो गई, ठीक है। तो अपना इनका फॉर्मूला समान होगा, इसको बोलते हैं होमोजीनस का प्रिंसिपल। तो अपने को किसका चाहिए, अपन किसी का भी दो का बराबर कर सकते हैं, इनका आपस में बराबर होगा, इनका भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अपने को किसका चाहिए यूनिट, बी का यूनिट चाहिए, तो अपन इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, ओके। तो x इक्वस टू बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन टी स्क्वायर। अब x किस में मेजर किया गया था, किलोमीटर में, तो ऊपर किलोमीटर रख दिया, t क्या है, सेकेंड है, तो सेकेंड स्क्वायर रख दिया, सेकेंड स्क्वायर रख दिया, तो क्या हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, आसान था। होमोजीनियस का प्रिंसिपल, कंसेप्ट आपको बता दिया मैंने, होमोजीनियस का प्रिंसिपल, ठीक है। बढ़े आगे, फिर से गलती से ये वाला कलर ले लेता। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल दिया गया है, वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर। चलिए अपन डायग्राम बनाते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये पार्टिकल, टिन्ना पार्टिकल, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इसका डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे जो है ना, एस बराबर कितना है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 अपने को दिया गया है, और वो मीटर में मेजर किया गया है, और यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत है नहीं। अपने को बतानी क्या है, वेलोसिटी बतानी है, इसकी वेलोसिटी बतानी है। कब बतानी है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए उस टाइम पे अपने को वेलोसिटी बताते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूले जो होते हैं ना, वो बता दूं मैं, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। जो वेलोसिटी होती है ना, वो होती है dx अपॉन dt। एक्स का डिफरेंशिएशन करो, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। या फिर यहाँ पर अपने को दिया है एस दिया है, तो अपन ds अपॉन dt कर देंगे, कोई बात नहीं। और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv अपॉन dt, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपने पास में, या कंसेप्ट है, जो भी बोल दो आप, आपको भी पता है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन में जब भी अपने पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा यही पावर आता है, एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो ना, तो पावर आ जाती है आगे और उसमें से एक कम हो जाती है, ये डिफरेंशिएशन होता है। और मैकेनिक्स में जो काम आते हैं ना, उनका डिफरेंशिएशन आप रट भी सकते हो, थोड़ा माइंड में भी रख सकते हो, ठीक है। एक तो टी क्यूब का आता है, तो वो होता है 3t स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक होता है टी स्क्वायर का होता है, वो होता है 2t। एक होता है टी का डिफरेंशिएशन, वो होता है 1। और एक होता है रूट टी का डिफरेंशिएशन, वो होता है 1/2 रूट टी। ये अपने को डिफरेंशिएशन मैकेनिक्स में याद रखने होते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है ना, तो भी आपको इतनी बातें पता हैं तो आप कर सकते हो। ये हो गया वर्ड का कंसेप्ट, और ये अपनी कंसेप्ट वर्ड, ठीक है। चलिए अपन पहले निकालते हैं वेलोसिटी, क्योंकि इससे अपन डायरेक्ट एक्सेलरेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो वेलोसिटी के निकालेंगे लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी टी, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और 6 को तो ऐसे कैसे रहने दो क्योंकि कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t हो जाएगा, प्लस 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख दो मल्टीप्लाई से, क्योंकि जब भी वेरिएबल के साथ में है ना, ये टी अगर है ना, टी अपना यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ में जो भी अगर कांस्टेंट है ना, उसको बाहर कर दो, और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1।
1। और फॉर क्या है, फॉर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट है जिसके पास वेरिएबल नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, v आ गया 3t² माइनस 12t प्लस 3, ये आ गई वेलोसिटी। अब अपने पास वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, वेलोसिटी हाँ अपने काम तो आएगी क्योंकि अपने को क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा है, लेकिन किस टाइम पे पूछा है वो अपने को निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं dv/dt कर लेता हूँ। dv/dt मतलब इसी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक बार फिर। तो 3 तो मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो t² है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, माइनस 12 तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। मैंने आपको जो रटाया है ना ये सारी चीज़ें, आप तो बस इनको याद रख लो, आपका काम मैकेनिक्स में तो हो जाता है, ठीक है। और 3 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ नहीं है, अकेला है, तो उस टाइम में उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, बात खत्म। चलिए a बराबर कितना आ गया 6t माइनस 12, ये आया। और अपने को बोला है कि एक्सेलरेशन तो 0 है, तो अपन क्या करें, एक्सेलरेशन को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, मतलब ये 0 के बराबर है। तो 6t माइनस 12 बराबर 0, तो 6t बराबर 12, तो t बराबर कितना आ गया 12/6, यानी कि कितना आ गया 2, यानी कि अपने को t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है, 2 पर वेलोसिटी बतानी है क्वेश्चन में, यही तो बात है। ये क्वेश्चन बहुत स्पीड से हो जाता है, मैं स्लो स्लो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ये रही, तो इसमें रख देंगे v बराबर 3t² माइनस 12t प्लस 3, यहाँ अपन t की वैल्यू 2 सेकेंड रखते हैं, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, जहाँ पे भी जो t था ना उसकी जगह मैंने 2 सेकेंड रख दिया, क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेलरेशन मेरा कहाँ पे मिल रहा है 0, यहाँ पे। तो ये हो गया 3 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूँ, 4 या 12, 12 और 3 15, 15 में से 24 गए तो माइनस के 9 बच जाएंगे, तो वेलोसिटी कितनी आ गई माइनस की 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और कैसे अपन डिफरेंशिएशन को छोड़ करके एक चालाकी से शॉर्ट में जा सकते हैं, वो आपके पास में ये कंसेप्ट आ गया था, और ये आपकी कंसेप्ट वर्ड थी। ओके, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं सीखना है, एक शॉर्ट तरीके से फटाफट अगर अपने को जाना है ना, तो ये रास्ता बहुत सुंदर रास्ता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ सुंदर रास्ता, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन वही कंसेप्ट, अब बढ़ते हैं आगे। द पोजिशन ऑफ एक्स इस पार्टिकल वेरीज टाइम टी एस, मतलब कि अपने को पोजिशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया है a t² माइनस बी टी क्यूब। इस टाइप के क्वेश्चन में a b सब कांस्टेंट होता है, दे ना दे, बोले ना बोले, समझना है। एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम, अब अपने को एक्सेलरेशन किस टाइम पे 0 होगा वो पूछना है। तो कंसेप्ट तो यही है जो अपन पहले देख करके आए थे, तो पहले इसका वेलोसिटी निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन करके। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, t² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वेरी गुड 2t, माइनस बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, t² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3t। ओके, बहुत आसान, बहुत शानदार, ठीक है। ये तो होगी वेलोसिटी, क्या हुई वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गई 280 माइनस 3bt²। अब अपन निकालते हैं एसेलरेशन, एसेलरेशन चाहिए अगर अपने को, तो इसका वेलोसिटी का ही तो डिफरेंशिएशन करेंगे, और 2a तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 माइनस 3b, ये तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, और इस एसेलरेशन को अपने को 0 के बराबर रखना, मतलब ये वाली टर्म 0 के बराबर रखेंगे, तो 2a माइनस 3 ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6bt इक्वस टू 0, या फिर 2a इक्वस टू 6bt, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2a/6b, यानी कि a/3b, a/3b आंसर आ गया अपना। तो ये फॉर्मूला था, प्लस साथ में ये जो अपन कंसेप्ट सीखे हैं ना कि डिफरेंशिएशन करना, आप फटाफट सीखो, t³ का 3t², t² का 2t, t का 1, √t का 1/√t, 1/2√t, जो लिखा हुआ है ना वो सही है, मैं शायद गलत बोल दिया। ओके, तो ये आपको एकदम रटा रटाया होना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन फास्ट बने। कैसी लगी ये मेरी ट्रिक बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है। आज शायद तक हम स्लो भी कर रहे होंगे, अरे ये क्या आ गया, ये तो इकोलॉजी का आ गया, वो ईगल बर्ड, कैटल बर्ड और वो गाय, कॉम्बिनेशलिज्म कौन सा वाला, प्लस और जीरो वाला रिलेशन, जिसमें गाय को तो फ़ायदा होता है, नहीं गाय को कोई फ़ायदा नहीं होता, गाय घास चर रही होती है और बगुले को फ़ायदा होता है, ये अपना बगुला बगैर है, ठीक है। मैंने कंसेप्ट पहले लिख दिया था, इसीलिए मैंने इसको छुपाने के लिए इसके ऊपर में डायग्राम लगा दिया था, ठीक है। चलो, एक कार है, चलो कार बनाने में तो मज़ा भी आता है, बचपन से सीख रहे हैं। ये कार है, मेरे से ऐसी कार बनती है और मेरी कार भी ऐसी है, ओके। ये पहले एक स्पीड से जा रही थी, 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर हॉर्स से, ठीक है। काश तो हो, बोले राहुल भैया आपने तो कांच ही नहीं बनाए। चलिए अब बाकी सारी चीज़ें मत बना, बोल देना कि ये बनाओ वो बनाओ, पॉल्यूशन कर रही है कार, ठीक है, ओके। और इसको अपन क्या करते हैं, बहुत सर्दी है, बारिश थी आज, सॉरी है ना। तो इसको अपने को क्या करना है, ये बोलता है एक कोई फोर्स लगाते हैं, उससे ये ना 2 मीटर जा कर के रुक जाती है, मस्त कोई इसको पीछे से खींच लेता है या कोई फोर्स लग जाता है, जो भी है ब्रेक मार देता है, तो ये क्या होती है, 2 मीटर जा कर के रुक जाती है। अब ये बोल देते हैं कि अगर ये कार अगर 40 की स्पीड से थी, अपन को पता है, अपन दैनिक जीवन में देखते हैं कि कोई तेज़ चीज़ भाग रही है, ठीक है, धीरे भाग रही है, तो एकदम ब्रेक लगाओगे ना तो तुरंत रुक जाएगी, लेकिन एक तेज़ भाग रही है तो ब्रेक लगाओगे ना तो कुछ टाइम उससे ज़्यादा जाएगी, ठीक है ना, वो कितना ज़्यादा जाती है। अब ये बोल रहा अगर ये 40 की जगह 80 से भागती, 80 किलोमीटर पर सेकंड से भागती, तो ये डिस्टेंस कितनी होती, अपने को पता है ये तो ज़्यादा होनी है, सीधी सी बात है, ठीक है, पर कितनी होगी वो पता करना है। तो इसका जो कंसेप्ट है ना, जो गाय के पीछे छुपा हुआ है, मैं इस वाले को डिलीट करते, ये हो गया अपना, ठीक है। अब देखिए, अगर पहले वेलोसिटी v थी, जैसे मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको पहले, कि अगर आपकी कोई, ये हमेशा कार के लिए यूज़ होता है और हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट का, फिक्स फॉर्मेट का आता है। अगर v वेलोसिटी से कार जा रही है और उसको अपन लोग s डिस्टेंस पर रोक सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है कि 40 की स्पीड में कार जा रही है और उसको आप 2 मीटर बाद में रोक सकते हो। बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ा करके v डैश कर लेते हैं एन वी, मतलब पहले वाले का n गुना। तो अब ये कितने डिस्टेंस जाकर के रुकेगी, ये रुकेगी n² तक, बहुत थोड़ी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और इसको रुकने में पहले टाइम अगर t लग रहा था ना, तो अब लगेगा n×t, ठीक है। तो स्टॉपिंग, ये अपना हो गया आज वाला मेरा ट्रिक या फिर मेरा फॉर्मूला या मेरा कंसेप्ट, ठीक है। स्टॉपिंग कार, आप स्टॉपिंग कार करके, मैं वैसे पता है आपको एक सीरीज ले आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, जिसमें मैं सिर्फ है ना चैप्टर के सिर्फ फार्मूला रिवाइज करवाऊंगा, जितने भी फार्मूले होते हैं ना, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब, ठीक है। क्योंकि थ्योरी तो कोई नहीं पढ़ता आजकल, पूरा थ्योरी आप बहुत अलग अलग जगह से पढ़ते हो और लेक्चर बहुत पढ़े, हर टीचर के पढ़े। तो v डैश इक्वल टू एन वी, अगर वेलोसिटी पहले v थी, बाद में अगर एन वी हो जाती है, एन वी कैसे, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पहले 40 थी, अब वेलोसिटी हो जाती 80, तो 80 40 का कितना गुना है, 2 गुना हो गए, तो v डैश इक्वल टू क्या हो गया, 2v, हुआ कि नहीं हुआ, पहले 40 थी अब 80 हो गई, डबल हो गई, 2 गुने हो गई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अपने को। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये रहा, एस डैश इक्वल टू n²s, और n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू अपने पास में आ गया है 2 गुने स्पीड है। पहले कितना मीटर जाके रुक रही थी, पहले वाली डिस्टेंस 2 मीटर थी वो, तो हो गया ये 2 का स्क्वायर 4, 4×2 8 मीटर, तो अब कितना रुकेगी, 8 मीटर जा करके रुकेगी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का, और अगर मैं टाइम पूछ लेता ना कि पहले 2 सेकंड बाद में रुक रही थी, अब कितने सेकंड बाद में रुकेगी, मान लीजिए अपने को टाइम का पूछता, तो t डैश बराबर NT लगा लेते। फॉर्मूला तो यही है, स्टॉपिंग कार हो, गाड़ी हो, साइकिल हो, रेल हो, कुछ भी हो, स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, कंसेप्ट क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हेडिंग लगा के फॉर्मूला लिख देना, ओके। चलो आ गए एक बार तो, है ना। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, एक बॉल को दीवार पे दे धड़ाम मारते हैं, टकरा के वापस आती हैं, अपने को पता है जाते टाइम बॉल की डायरेक्शन क्या होती है और आते टाइम जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है। बॉल ज़रूरी नहीं है जैसे हम मारते हैं सीधी गई और सीधी आई, ये बॉल को कुछ एंगल पे ऊपर बैठा है, ऐसे मान लो कि छत पे बैठा है, सामने दीवार पे बॉल फेंकता है, तो कुछ एंगल से जाएगी वो बॉल, ओके, एंगल से जाएगी तो जाने दो एंगल पे, वापस टकरा पे
और ये है ना फिजिक्स का रूल होता है। अपन फिजिक्स पढ़े या ना पढ़े, फिजिक्स हर जगह लगती है, आप देखना कभी, ठीक है, लगती है, लगती रहेगी और लग रही है, तो वो उतने ही एंगल से आती है, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें लगता है मोमेंटम कंजर्वेशन, और इसमें जो दीवार पे ये जब बॉल आएगी ना, तो दीवार पे लगेगा फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला पा के पीछे जो पावा पा को हटाते हैं पहले, ठीक है। तो ये अगर दीवार है और ये बॉल आई और ये अंदर का एंगल हमेशा अंदर का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल हमेशा अंदर का, ये आपका हो गया आज का मतलब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, ठीक है। तो फोर्स जो होता है ना, अपने को खाली चेंज मोमेंटम का चेंज पूछते तो 2mv cos थीटा होता, लेकिन अगर फोर्स पूछ रहा है तो F बराबर dp/dt, यानी कि डेल, तो ऑल ओवर फोर्स क्या हो गया 2mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी। चलिए, पर अपने को तो यहाँ पर पूछा है इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, मैंने फोर्स का लिखा था क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली फोर्स का ही आता है, ये क्वेश्चन इम्पल्स का है, कोई दिक्कत नहीं, तो अपने को टी से डिवाइड नहीं करना है, तो इम्पल्स कितना हो जाएगा 2mv cos थीटा। चलिए, तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, ये इम्पल्स वाली एक थ्योरी होती है जो 11th में अपन पढ़ते हैं। और डेल्टा पी, तो इम्पल्स कितना हो गया, डेल्टा पी बराबर 2mv cos थीटा, और थीटा एंगल हमेशा अंदर का, तो क्या करेंगे अपन, 2m का मास इसका m ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी v ही दी है, और cos 60, अब cos 60 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, आई थिंक cos 60 है ना, हाँ होगा यही 2mv cos थीटा, cos 60 की वैल्यू, ओके, लेते हैं अपन cos 60 की वैल्यू 2mv cos 60, सो cos 60 की वैल्यू ना, cos 60 की वैल्यू जो हुई 1/2 कॉस की। अब इसमें एक और एंगल एक्स्ट्रा चीज़ आ गई अपने को, कॉस वैल्यूज आ गई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। साइन, कॉस और टेन, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ये टेबल बना लेना आज आप, बेसिक में यही होता है और कुछ भी नहीं है। अब टेबल बना लेना और ये वाली वैल्यूज रख लेना, अभी मेरे कॉस की वैल्यू आ रही है तो वो आती है मुझे का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, मैं इसीलिए लिखा रहा हूँ आपको, √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, यहाँ हो जाएगा 0, 1/√3, 1√3, इन्फिनिटी, ये टेबल याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। जो कंसेप्ट बन रहा है मैं इस बॉक्स में बंद कर रहा हूँ वो आपको याद होना चाहिए। आपको अगर ये PDF जिससे पढ़ा रहा हूँ ना, ये PDF चाहिए ना, तो मेरे टेलीग्राम से ले लेना आप, ठीक है, या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9680393090, मांग लेना, मैं दे दूंगा, ओके। चलिए, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या हो गया m/v, पहला ऑप्शन, आसान था। कंसेप्ट याद रखना है कि अगर दीवार पे जाएगी बॉल, टकरा के वापस आएगी तो चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा, एंगल हमेशा अंदर का, और बाकी ट्राइंग, ये बेसिक मैथ था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन, अरे वाह ये तो मज़ा आ गया, ये भी PYQ है, क्वेश्चन नंबर 8 आज का अपना। अब इस बार इसने क्या किया है, 3 किलो का बॉल है, तो m बराबर 3 किलो, ठीक है। एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है 60 डिग्री, नहीं थीटा 60 नहीं दिया है, एंगल हमेशा आपको लेना है अंदर का, ठीक है। एंगल कहाँ का लेना है, डायग्राम को थोड़ा बड़ा करता हूँ और ज़्यादा समझ में आएगा। आपको पता है ये पूरा एंगल होता है 90 का होता है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30, तो अंदर का एंगल कितना होगा 30 होगा, 30। इसने कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको बाहर का एंगल दे दिया, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाना, एंगल लेना है अंदर का, मैंने यहाँ लिखा था साफ, एंगल हमेशा अंदर का, साफ लिख दी मैंने आपको, यही थ्योरी होती है और कुछ भी नहीं, तो एंगल हमेशा अंदर का, तो थीटा कितना हो गया अपने पास में 30 डिग्री हो गया। अब फॉर्मूला अपने पास पता ही है, अपने को पूछा क्या है, फोर्स पूछा है,
अब की बार तो फोर्स पूछ लिया, फोर्स यही वाला 2 mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी। और टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट डेल्टा टी कितना दिया है, 0.3 सेकेंड। ओके, तो अपने पास फोर्स जो है वो है 2 mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी। 2 m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 किलो। v वेलोसिटी कितनी दी है, द returns same angle at an angle and returns। इसने वेलोसिटी क्यों नहीं दी, क्वेश्चन आधा अधूरा है ये। द इम्पैक्ट टाइम वाज 0.2 सेकेंड। नहीं नहीं, वेलोसिटी डायग्राम में दी है। ओके ओके ओके, आपने सही बोला कि डायग्राम में दी है भैया, देख लो 2 mv cos 30। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ डायग्राम में दे दे और अपन बेवकूफ़ी की तरह देखते रहे, अपॉन 0.2 सेकेंड। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन सिखाते हैं आपको। देखिए पॉइंट नीचे पॉइंट है, पॉइंट नीचे वाला पॉइंट जब भी हटता है तो ऊपर एक जीरो चला जाता है। ठीक है, जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 3 × 10 तो पहले से था, और ये 10 कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ आपने पॉइंट हटाया, नीचे का एक पॉइंट हटा, ये हटा पॉइंट, तो ऊपर चला गया 10। और cos 30 की वैल्यू ये रही आपके पास में √3/2। कितनी है, √3/2। ठीक है, इस 2 से इस 2 को कट कर लीजिए। ठीक है, और ये कितना हो गया है, 300 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 300 इंटू √3/2, 2 से 300 को कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 150। 150 √3। पहला ही ऑप्शन, आसान था क्वेश्चन। ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। इस क्वेश्चन पे, इस कंसेप्ट पे नीट में क्वेश्चन आता ही रहता है आपकी बात, किस बुक में जिस इतने इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हो कर लीजिए आप फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विल बी। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, आई थिंक, पक्का नहीं बोल सकता पर मुझे इतना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट ये होता है, जो कंसेप्ट अपना है वो है, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर अपने को पता करना है तो ये होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों का मोड। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट अभी करना सिखा दूंगा। और मोड क्या होता है किसी वेक्टर का, वो होता है जिससे मोड कैसे निकालते हैं अभी सिखा देंगे आपको। ठीक है, जगह बहुत कम है तो पहले अपन इनका करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं cos थीटा इक्वल्स टू A.B अपॉन A मॉड B। पहले इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब इनको डॉट से मल्टीप्लाई करना है। 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस 4j माइनस 5k अपॉन मॉड का मतलब होता है, जैसे इसका मॉड निकालोगे ना ए का, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाओ पहले पूरा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ऐसे ये होता है मॉड निकालने का तरीका, गुणा। ये हो गया। ठीक है, साथ में इसमें कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉट प्रोडक्ट में होता ये है भाई लोगों कि आई के साथ गुणा होता है खाली। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आई के साथ गुणा होगा, जे के साथ गुणा होगा, के के साथ गुणा होगा, इसके अलावा कोई गुणा नहीं होगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का क्या कंसेप्ट हो गया, अपना अपने के साथ, अपना अपने के साथ गुणा होगा। ये एक तरह से कंसेप्ट हो गया। और आपको तो ये बात तो पता ही है, नहीं पता है तो आपने जस्ट अभी सीख लिया मेरे से। ठीक है, तो इनका और आई के साथ मतलब गुणा होगा, 3 और 3 कितना हो जाता है, 9 हो गया। प्लस जे के साथ में 4 और 4 गुणा हो गया, कितना हो गया, 16। के साथ में गुणा, 5 और 5 कितने होते हैं, 25। लेकिन ये प्लस था ये माइनस था तो माइनस के 25। ठीक है, इनका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसका देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। ओके, 25।
ऊपर कितना हो गया 9 और 6 25, 25 में से 25 के 0, तो ऊपर 0 है और नीचे ये है 9 16 25, 9 16 25। अब नीचे कितना भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ऊपर 0 है तो ऑल ओवर टोटल वैल्यू कितनी हो गई 0। तो अपने पास ये क्या चल रहा था, कॉस थीटा कितना आ गया अपने पास में, कॉस थीटा आ गया अपने पास में 0। और कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, कॉस थीटा 0 होता है cos 90 पे। कॉस थीटा इक्वल्स टू इस, ये 0 डिग्री नहीं है, 0 ये वैल्यू आई है, ठीक है ना। और ये होता है cos 90 पे, तो cos से cos कट जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, यहाँ 0 आया तो बहुत सारे लोग सीधा जाके 0 चिपका देते हैं, नहीं, ये वैल्यू आई है कॉस थीटा की, कॉस थीटा बराबर 0। तो आप टेबल में देखो, अभी मैंने देखा ना कॉस थीटा कहाँ पे 0 होता है, देखो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है 90 डिग्री पे। ओके चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने थोड़ा गलत सेलेक्ट कर लिया है। ओके चलिए, बोलता है 2 बॉडीज मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजिशन वेक्टर। ये 2 बॉडी हैं, एक बॉडी जो है ना कितने kg की है 1 kg की, और एक दूसरी बॉडी है और वो है 3 kg की। ओके ठीक है, और इनका पोजीशन वेक्टर इसका R1 है, कितना दिया है I प्लस 2j प्लस के कैप। इसका पोजीशन वेक्टर दिया है -3I माइनस 2j प्लस के कैप। और अपने को बोला है कि सेंटर ऑफ मास। अब पहली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, अपन ये मान लेते हैं। देखो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको इस पेन से। मान लीजिए अगर कोई 2 बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका R2 है, तो अपन सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, दोनों के बीच में होगा। वैसे सेंटर ऑफ मास जो बॉडी भारी होती है ना उसकी तरफ होता है, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, जो भारी बॉडी होती है उसकी तरफ होता है, ये कंसेप्ट याद रखो। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होता है m1 R1 प्लस m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2। जरूरी नहीं हमेशा वेक्टर R दे, कभी इसकी जगह x कंपोनेंट दे देगा, कभी y दे देगा, तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y कंपोनेंट देगा तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था, ठीक है। और एक बात और लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास बड़े मास की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं। हा हा हा, ये तो हो गई हंसी मजाक, ठीक है, लिख सकते हो आप, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े हाई अच्छे लगते हैं। अकेला हूँ मैं तो क्या करता हूँ, ऐसे ही सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम पास हो जाए मेरा भी और आपका भी अच्छा लगे, आपको भी कि क्वेश्चन करवा रहा है राहुल भैया, ठीक है। चलिए 2 बॉडीज, अब ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन था तो अपन पास फॉर्मूला था m1 R1 प्लस m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। फटाफट से करते हैं भाई, ये क्वेश्चन फटाफट है, बहुत आसान वाला। m1 कितना है 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई कितना था I प्लस 2j प्लस के प्लस m2 कितना है 3 kg माइनस 3I माइनस 2j प्लस के। जल्दबाजी में गलत ना करना है, 1 प्लस 3। अब अगर ये वेक्टर है और वेक्टर को किसी आगे एक नॉर्मल क्वांटिटी लिखी है स्केलर, उससे मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। ये स्केलर मतलब एक वेक्टर से एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो सबसे होती है, तो I प्लस 2j प्लस के, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करो किसी क्वांटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस ये वाला बीच वाला, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा -9I कैप, 3 को 2 से -6j कैप, 3 को 1 से, यहाँ 1 तो है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो +3k कैप अपॉन नीचे कितना हो गया 4। अब I के साथ जुड़ता है, J के साथ में जुड़ता है, K के साथ में जुड़ता है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो क्या होगा I कितने हो गए -8, क्योंकि ये प्लस का एक I था, ये माइनस का था, ये 2j तो कितना हो गया ये I माइनस 4j, क्यों 6 थे और ये प्लस के 2 थे, और ये कितने हो जाएंगे +4k, क्योंकि दोनों प्लस के थे तो जुड़ गए, अपॉन 4 डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 4 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कितना हो गया -2I माइनस j प्लस के, ये कौन सा ऑप्शन है -2I
माइनस जे प्लस की, पहला ही ऑप्शन। अच्छा, हर क्वेश्चन का आंसर पहला कैसा आ रहा है रे? ऐसा कभी कभी लगता है अपने को एग्जाम में, ठीक है। मैं जब एग्जाम देने गया था, मेरे भी आंसर फटाफट फिजिक्स के ऐसे ही आ रहे थे। मैं सोचा ये क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अपन कॉन्फिडेंस रखते हैं, आंसर यही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कंसेप्ट वगैरह। चलिए भाई लोग, अगला क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन का। इसने बोला है स्फीयर दिए अपने को, ठीक है। बोला 3 आइडेंटिकल स्फीयर, एक जैसे स्फीयर है, मतलब आइडेंटिकल बोला मतलब मास m है सबका और रेडियस r है सबका। एस वन एज फिगर, ऐसे रखे हुए फिगर में, आके घूर घूर के देख लो इसको कैसे दिए हुए, ठीक है। कंसिडर ये वाली एक्स एक्स डैश जो एक्सिस है ना, वो रोटेशन एक्सिस है, मतलब यहाँ से पकड़ करके इसको ऐसे घुमा रहे हैं। विच इज टचिंग 2 सेल्स पासिंग थ्रू डायमीटर, मतलब 2 सेल को तो इसके डायमीटर वाला ये जो है ना, यहाँ से पास हो रहा है, किनारे से दिख ही रहा है, तो डायग्राम क्या ही बोलूँ मैं अपने को। इसका स्पेरिकल सेल है, ये गोले हैं, गोले, खोखले गोले, हिंदी में बोले तो क्या बोलोगे, खोखले गोले, स्पेरिकल सेल है, ठीक है। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अपने को। तो मैं बता दूं आपको, मैं याद रखता हूँ ऐसे, ठीक है। पहले आपको यहाँ लिखा देता हूँ कंसेप्ट। आज हम कंसेप्ट लिखेंगे, कंसेप्ट किस पेन से, एक पेन फिक्स कर लेते हैं, चलो हमेशा इस पेन से कंसेप्ट लिखा करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट जो अपना है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना स्फीयर का, स्फीयर भी 2 होते हैं, एक सॉलिड होता है और एक होता है हॉलो, ठीक है। सॉलिड का एक तो यहाँ से पूछता अपने को बीचों बीच में से, मतलब कि गोला ऐसे रखा हुआ है और बीचों बीच में इसको घुमा रहा है, तो इसका होता है 2/5 mr²। मैं अभी इसको याद करने का एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। और एक हो सकता है सॉलिड स्फीयर को, ये सॉलिड है, इसको सॉलिड बना देते हैं, ठीक है। और एक होता है, सॉरी रबर आजा, हाँ, एक ये होता है कि इसको इसके एक एंड से घुमा रहे हैं, समझ रहे होंगे ना कहाँ से इस स्फीयर को घुमा रहा हूँ मैं, साफ दिख ही रहेगा। अब क्या नहीं समझ रहे हो, इतना भी नहीं समझते हो क्या, हद है। मतलब यहाँ से घुमा रहे हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास से घुमाना, इसको बोलते हैं एक एंड से या डायमीटर से घुमाना। तो इसका होता है 7/5 mr², ये अगर सॉलिड है। तो होलो में क्या होता है, होलो में अगर यहीं से सेंटर ऑफ मास से घुमाते हैं तो इसका आई होता है 2/3 mr²। मैं साथ में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ट्रिक याद की है ना, जिस ट्रिक से, वो ट्रिक इन चारों को एक साथ याद करवाती है, ठीक है। देखो इसका मैं तो ऐसे याद किया हूँ सिंपल सा ट्रिक से, 25/75 23/53। अरे वाह, कितना हिंदी में बोलोगे, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका सम्मान करोगे तो आपको फटाफट याद होगा। 25/75 23/53, 25/75 23/53, यहाँ एक लाओ, यहाँ एक लाओ, यहाँ एक लाओ, यहाँ एक लाओ, mr², 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 सॉलिड। और ये डायग्राम माइंड में रखो, ये कंसेप्ट एकदम ऐसे कैसे लिख देना आप, ठीक है। और आपको अगर PDF चाहिए तो आपको ये PDF भी मिल जाएगा, बता चुका ना कितनी बार बोलो, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया इसका कंसेप्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब अपने को बताना है कि अब देखो, अब इस वाले पे आज अपने को नहीं जाना है, अपने को इस वाले पे नहीं जाना, आज इस पे जाना है। एक स्पीयर, ये 1 नंबर, मैं इसको 1 नंबर देता हूँ, 1 नंबर स्पीयर ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है। तो 1 नंबर के लिए क्या कहो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो है ना वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो नॉर्मल जुड़ जाता है। तो I1 इस गोले को बोलता हूँ 2 प्लस I2 प्लस इस गोले को बोलता हूँ 3, तो I3, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएगा, सिंपल, जैसे अपन जोड़ते थे पहली क्लास में, ठीक है। 1 वाला कैसे घूम रहा है, 1 वाला ऐसे घूम रहा है, I = 2/3 mr², मास छोटा है, आर भी छोटा है, इसलिए मैंने छोटे छोटे लिए। I2 वाला कैसे घूम रहा है, I2 वाला घूम रहा है ऐसे, डायमीटर के अलावा, तो इसका हो जाएगा 5/3 mr²। 3 वाला भी जैसे घूम रहा है जैसे 2 वाला घूम रहा है, तो 5/3 mr²। अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, mr² तो कॉमन आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, ठीक है। 3 सबका LCM आ गया, तो ऊपर जोड़ दो, 2 + 5 + 5, 5 5 10 और 2 12, 12/3 हो जाएगा 4, तो आंसर आ गया 4 mr²। बी वाला ऑप्शन आसान था, याद रखो 25/75 23/53 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड का भी होलो का भी, फॉर्मूले आपको रटाई दिए मैंने। अगला क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल SSM इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। अब देखो, जैसे कि वैसे मैं 2 चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक तो ऐसे होता है कि आपको ये मूव इन पोजिशन है, ऐसे यहाँ पर एक बॉब लटका हुआ है, इसको बोलते हैं लोलक हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बॉब। इसको अपन यहाँ से छोड़ेंगे
तो पहले ये यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। इसको बोलते हैं पूरा ऑसिलेशन। अगर मैं इसको एक डायग्राम पे यहाँ पाथ पे दिखाऊं तो ऐसा होता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ इसको दिखाओ ना ऐसे, तो ये इसका पाथ है। यहाँ से इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। x बराबर 0 बोलते हैं इसको, इसको प्लस a बोलते हैं, इसको माइनस a बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि फील आ जाए। पहले पार्टिकल ऐसे गया, जरूरी नहीं यहाँ से स्टार्ट हो, मीन हमेशा कुछ भी नहीं बोले तो अपन मीन पोजीशन से मानते हैं, ठीक है। तो अपन ने इस पार्टिकल को किस साइड भेजा है, इस साइड भेजा है, ठीक है। मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं पार्टिकल को, ठीक है। इस डायग्राम को आप भूल ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपन ऐसे ही सोच रहे हैं कि पार्टिकल को अपन मीन पोजीशन से सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे था ना, ये बोलोगे पहले बोलते हो फिर हटाते हो, आता जाता खुद को नहीं है, ऐसे बोलोगे ना, तो मैं बना ही लेता हूँ इसीलिए। तो मैंने पार्टिकल को पहले यहीं से छोड़ा था, ठीक है। इधर गया यहाँ तक मैक्सिमम, फिर वापस आया, पीछे यहाँ गया यहाँ तक, फिर वापस आ गया, ऐसे, ठीक है। तो पहले गया पार्टिकल इस साइड गया, ठीक है। फिर वापस आया यहाँ पे, फिर इस साइड गया, फिर वापस इस साइड आ गया। तो इसका देखो, इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, यहाँ से यहाँ तक कितना गया, ए गया, ए गया, फिर ए गया, फिर ए गया, फिर ए गया। तो डिस्टेंस इसकी होती है 4a। कभी कभी डिस्टेंस पूछ लेता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस का मतलब है कितना चला है, कहाँ पर है, उससे मतलब नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा होता है ना तो उसको स्किप कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाफट आगे 2 की स्पीड से। तो अगर आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मतलब कि पहले कहाँ था, इनिशियली कहाँ था, इनिशियली कहाँ पे था, 0 पर था। फाइनली कहाँ पे है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो x फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल भी सेम है, इनिशियल भी सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। अब एवरेज, एक दो चीज़ें होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ठीक है। वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एक होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर अपने को एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 अपॉन टाइम जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑल ओवर आ गया 0। यहीं अगर एवरेज स्पीड पूछता तो होता 4a अपॉन, इसको टाइम मान लेते अपन, कैपिटल T लग रहा है एक टाइम पे ऑसिलेशन में, तो 4a अपॉन T होता। लेकिन अपने को एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट काम आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैट का। क्या बोलता है क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट चार्ज है, यहाँ बनाते हैं इसका डायग्राम। एक ये चार्ज है, एक बॉडी है जिसके ऊपर में प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये रखी हुई है इससे, और दूसरे बॉडी का चार्ज जो है वो माइनस क्यू है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच की डिस्टेंस अपन आर मान लेते हैं। आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स एक्टिंग एफ। अब इनके बीच में फोर्स लगता है, तो कूलाम का जो फोर्स होता है एफ बराबर K(Q1 Q2 अपॉन R², ये फोर्स होता है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। कूलाम को फोर्स होता है K(Q1 Q2 अपॉन R², आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं। इस फोर्स को एफ कह दिया। अब बोलता है 25% चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी। ए का, ये तो पहले की बात हो गई है ना। अब की बात क्या है, अब ये होता है कि इसका 25% चार्ज लो। अगर ये Q है तो Q का 25% कितना होगा, Q इंटू 25/100, यानी कि Q/4, 2500 के 100। इतना चार्ज इसमें से निकाल करके इसको दे देते हैं, चलो दे देते हैं अपन, जैसा ये बोल रहा है अपन तो करो, चलो इसको दे देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इसकी अभी भी वही है, तो इसमें से चार्ज आपने इसको दिया है तो इसमें से तो इसका घटा दिया कितना, 25%, Q/4। इसमें से इसको दिया है, ये ए से हट गया, मतलब ए से कम हो गया चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा, 3Q/4 होगा कि नहीं होगा। सॉल्व करने पर 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3Q/4। इसमें क्या हुआ, इसको चार्ज मिल गया, ए से हटाकर बी को दिया ना, तो बी को मिल गया, कितना मिला, जितना दिया है, चार्ज तो कंजर्व रहता है, Q/4।
अब इसको सॉल्व करो, 4 × 4 ये हो जाएगा -3q/4 हो गया। अब ये इनके क्यू ए डैश और क्यू बी डैश है, चार्ज, अब चार्ज है इसके, है ना, इसका चार्ज इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब फोर्स कितना लगेगा, अब फोर्स लगेगा के एफ डैश लगेगा, अब तो क्यू ए डैश क्यू बी डैश अपॉन डिस्टेंस, तो वही r² है। यहाँ वैल्यू सॉल्व कर दो, चलो इधर आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। एफ इक्वल टू के, क्यू की वैल्यू कितनी रखूँ, 3q/4 और -3q/4 अपॉन r²। आप सबको कॉमन ले लीजिए, एफ डैश बराबर तो जाएगा 3 × 3 मल्टीप्लाई में, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 9/4 × 4 16। बाकी क्या रह गया, के क्यू -q अपॉन r²। और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से रख दो इसको, कितनी है, एफ है, तो एफ डैश कितना आ गया, 9/16f। ये वाला ऑप्शन, ये नीट में आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक तो छोटा फॉर्मूला बनता है। तो अपने को पता है, अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पढ़ते हैं, डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसमें अपन एक डायपोल को ऐसे रख देते हैं, रखते हैं डायपोल को, तो इस साइड फोर्स लगता है उस पर, इस साइड फोर्स लगता है, ऐसे लग रहा होता है फोर्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक तो अपन क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो होता है फोर्स F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। एक अपन इसमें, एक इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो इधर +QE इधर -QE होगा, ये फोर्स होता है। फोर्स की वजह से इसमें एक एंटन आती है, एक घुमाव आता है, उसको बोलते हैं अपन लोग टॉर्क, वो होता है P×E, ठीक है, ओके। और इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी उपयोग होती है, वो होती है PE cos थीटा, P.E, सॉरी, P.E। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो PE cos थीटा हो जाती है, और इसको सॉल्व करते तो PE sin थीटा हो जाती है। तो अपने को बस टॉर्क ही बताना था, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P×E, ओके। मैं सारा तामझाम हटा देता हूँ यहाँ से, इसका कोई मीनिंग नहीं है, अपने को डायरेक्ट फार्मूला एक ही याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको पता है, नीट एग्जाम आप जब भी देख लो 2 या 3 फार्मूले डायरेक्ट पूछते हैं। 2021 का पेपर उठा के देख लेना, 3 फार्मूले डायरेक्ट पूछे। 2020 का उठा लेना, किसी भी साल का फार्मूला उठा देना क्वेश्चन पेपर, 2 या 3 तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछता है, इसलिए मैं भी फार्मूला कराऊंगा। द चार्ज Q इज प्लेस्ड सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस Q। अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी है, आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है। ये कोई 2 चार्ज थे पहले यहाँ पे, Q एंड Q रखे हुए थे आराम से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन R मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक चार्ज Q ला करके रख देते हैं, सेंटर पार्ट है ना, यहाँ पे रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी और इसकी बीच की, R/2, इसकी भी R/2। चलिए, द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। अब ये ना इक्विलिब्रियम में, कैसे है, इक्विलिब्रियम में, तो अपने को बतानी है कि इस Q का वैल्यू कितना होगा अगर इक्विलिब्रियम में रहता है। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है तो सीधी सी बात है, फोर्स जो Q पे लग रहा होगा ना, वो कितना होना चाहिए, 0, या किसी भी चार्ज पे निकाल दो फोर्स, 0 आएगा, है ना। देन सिस्टम 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम, Q इज इक्वल्स टू, तो आप इनको फोर्स को 0 पुट करके वैल्यू निकालोगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत बार जेई में आया हुआ है, तो इसका कुछ लोग आंसर भी याद रखते हैं, -Q/4, मुझे भी याद है आज तक, 2013 का जेई का क्वेश्चन है और नीट का भी क्वेश्चन है, जेई में तो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो इस पर अपने को फोर्स लगाना है, फोर्स को 0 करना है, किसी भी चार्ज के ऊपर में करते हैं अपन, क्या कर देते हैं, इस चार्ज के ऊपर में फोर्स 0 करते हैं नेट, इस वाले, ठीक है। तो कैसे करेंगे फोर्स 0, चलो, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, एक तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, एक ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, जितने चार्ज है उतने फोर्स होंगे, मतलब इसके ऊपर तो अपन निकाल ही रहे हैं, खैर इसके ऊपर तो अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। इस पे एक तो ये फोर्स लगाएगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा,
तो सीधी सी बात है, ये इसको खींचेगा तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि ये इन दोनों के चार्ज के बारे में, क्यू के बारे में तो अपने को पता है, क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है मतलब ये बड़ा वाला क्यू इस बड़े वाले क्यू को तो इस साइड धकेल रहा है, तो सीधी सी बात है छोटा वाला चार्ज नेगेटिव का होगा और वो अपनी इस तरह से इसको खींचेगा। दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी वो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। तो इस पर एफ क्यू और क्यू के बीच में का फोर्स और एफ क्यू और क्यू के बीच का फोर्स दोनों बराबर होंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, रेस्ट में रह पाएगा। चलिए दोनों फोर्स को बराबर कर देते हैं, एफ क्यू क्यू इक्वल्स टू एफ क्यू क्यू। ठीक है, ये फोर्स कितना होगा क्यू और स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में, तो वो वही के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है इसके बीच का, r/2 है, r/2 का होल स्क्वायर बराबर इनके बीच का फोर्स कितना होगा बड़ों वाले के बीच में, के क्यू क्यू, दोनों बड़ों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, के से के कट जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स जीरो करना था अपने को, नेट फोर्स जीरो करते हैं। ठीक है, प्लस जीरो, मैंने थोड़ा बराबर कर दिया, वो वेक्टर के हिसाब से भी तो होना चाहिए। ठीक है, बराबर जीरो, ये मतलब आप ऐसे कर लो कि कॉमन आके जीरो में चला गया, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर भी कॉमन आके जीरो में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, तो 4q प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4q इक्वल्स टू माइनस क्यू, तो q इक्वल्स टू माइनस q/4। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। दोनों फोर्स को सिंपल इक्वल करते थे तब अपने को कंसेप्ट से ये दिमाग लगाना था, वो मैं पहले लगा चुका था कि स्मॉल क्यू है जो नेगेटिव होना चाहिए, है ना। चलिए अपन आगे बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट लिखते हैं पहले अपन। इसका कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। तो वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। ये इसका पाथ होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है। इस कंसेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका हो गया आज का क्वेश्चन कंसेप्ट। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है। अब रेड पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड जा रही है, मतलब कि ये वाला हाई है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ऑर्डर देखोगे तो वी, ये सब वी जो बी है ना वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रही है, तो ये हाई है, ये लो है, तो ये कैसा हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। तो वी सी और वी ए, ये इनके पोटेंशियल का ऑर्डर आया। किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्ट टू राइट जा ही रही है, दिख रहा है साफ। और कंसेप्ट अपना क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो हाई पोटेंशियल पे कौन हो गया, बी, लो पोटेंशियल पे कौन हो गया, ए। हाई से लो गई, ये हाई और ये लो, हाई से लो गई, सी इनके बीच का हो गया। अब अपने को क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट सी, मैक्सिमम सी पे नहीं है, गलत बात। सेम एट ए बी सी, सेम भी नहीं है तीनों जगह पे। मैक्सिमम एट ए नहीं, मिनिमम है ए पे, तो मैक्सिमम एट बी, ये बात सही है, बी पर मैक्सिमम है। आसान है, इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके मॉड्यूल वगैरह में, या फिर आप जो भी बुक लगाते हैं उसमें भी होंगे, सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना रेजिस्टेंस पे। पहले इसका कंसेप्ट लिखते हैं अपन। ठीक है, कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं पहले। इसके कंसेप्ट ये होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है आर होता है रो एल अपॉन ए। एक वायर है जिसका रेजिस्टिविटी रो है और इसका लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना ये वाला, ये ए है। अब इसके दो केस बनते हैं। एक इसका ऐसे करते हैं अपन कि लेंथ को चेंज करते हैं और एरिया को कांस्टेंट रखते हैं, एरिया कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, और एक ऐसा केस होता है लेंथ को तो रखते हैं कांस्टेंट और एरिया को करते हैं चेंज। जब भी अपने को लेंथ खींचने की बात कर रहा हो तो अपन अपने आप समझना कि एरिया कांस्टेंट है। उस कंडीशन में चला जाता है आर बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है।
या आर डैश बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला तो अपने को याद ही रखना है, एम टी आर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर एरिया बदल रहा है तो होगा रो वी, वी क्या है वॉल्यूम है, ठीक है, वी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, अब अपने को क्वेश्चन पे आते हैं अपन। जो क्वेश्चन दिया है अपने को, इसमें क्या बोला, द रेजिस्टेंस, ये वही बोला, इसमें क्या बोला है, लेंथ, इसको एक वायर था उसको खींच रहे हैं तो उसकी लेंथ कम ज़्यादा होगी, लेंथ के बारे में बोला है, एरिया के बारे में नहीं बोला है, तो मतलब लेंथ तो है बदल रही है, एरिया कांस्टेंट है, ये वाला केस आ गया, तो आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कब पूछा बताओ, देखो 2017 में पूछा है, ठीक है, 2017 में पूछा है क्वेश्चन। और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, अभी लेटेस्ट ईयर में भी बहुत पूछे हुए। तो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, ये कब लेना है फॉर्मूला काम में, जब आपका क्या चेंज हो रही हो, लेंथ चेंज हो रही हो। अब ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, 18 नंबर। वायर रेजिस्टेंस इज 4 ओम, स्ट्रेस इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना का, इसलिए तो एन कितना हो गया, 2 हो गया, तो आर डैश कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर आर, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 4, सॉल्व करोगे तो 16 ओम आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, याद रखना कौन क्या हो रहा है, किसको चेंज कर रहे हो आप। अगला क्वेश्चन, ए और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसका कंसेप्ट आपको तो आता है, वो बातें बताने की जरूरत नहीं है। सीरीज में R1 प्लस R2 जुड़ते हैं, पैरेलल में ये होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कंसेप्ट हर किसी को पता होता है, तो कंसेप्ट तो यही है और कुछ है ही नहीं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ये है, अपने को जो किसके बीच में पूछा है, ए और डी, तो उसको मार्क कर लो, ए और डी, ठीक है। और ऐसे खुले जो भी दिख रहे हैं ना उसको हटा दो, खुले जब भी दिख जाए ना उसको हटा दो। ए और डी को नहीं हटा सकते, क्यों, ए और डी के बीच में तो पूछा है, खुले जो भी है ना उसको हटा दो, ये तो हट ही गए, अब हट चुका, ठीक है। तो अब अपना सर्किट कैसा बन गया है, सर्किट बन गया है ऐसा, ये डी है और ये ए है, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10, ये भी 10, आसान है। अब आप देखो, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये दोनों दिख रहे हैं सीरीज में। इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये दोनों सीरीज में, कैसे हैं, सीरीज में। और ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, ये दोनों दिख रहे हैं पैर, ये भी सीरीज में। जब तक कि बीच में वायर नहीं आए तीसरा, तब तक सीरीज में होते हैं। तो ये तो एक ही वायर है, घुमाया हुआ है बस, तो ये दोनों सीरीज में। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की जगह एक नया वायर लगा लेता हूँ 10, और ये दोनों, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, कितने का, 10 और 10 सीरीज में, तो जुड़ जाएंगे 10 प्लस 10 20 ओम, ये भी 10 और 10 जुड़ जाएंगे 20 ओम, ओके, ये 10 ओम। अब अगर आप देखोगे तो ये 20 और ये 20 है पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा 20 इंटू 20। अब शॉर्ट ट्रिक याद रखो यार, सेम रेजिस्टेंस है तो पैरेलल में क्या होता है, आर पी बराबर आर बाई एन, सीधी सी बात है, अगर सेम सेम रेजिस्टेंस है तो, ठीक है। तो और सीरीज में क्या होता है, आर एन इंटू आर, ठीक है, आर बाई एन मतलब डिवाइड कर देना उसे से। तो 20 और 20, 20/2, यानी कि 2 रेजिस्टेंस है और आर इनकी वैल्यू है, तो 20/2 10 आ जाएगा। तो इनका और इक्वल सर्किट बनाएंगे, तो ये तो 10 ओम पहले का, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 10 ओम आ गया, और ये 10 ओम। अब ये तीनों कैसे आ गए सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, 10 10 10, तीनों जोड़ दो 30 ओम। क्वेश्चन आसान था, मैंने लेंथ इसीलिए खींच लिया आपको समझाने की पर्पज से। आप बोल रहे हैं तो हमको आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने कंसेप्ट सीख लिया कि जहाँ सर्किट ओपन हो जाए इसको हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं भाई, करंट तो इसी जो क्लोज सर्किट होगा ना वहीं से आएगी, यहाँ नीचे तो यहाँ आगे ऐसा थोड़ी आएगी करंट, यहाँ गई चेक किया और फिर देखा यहाँ कोई नहीं है
तो करंट नीचे जाकर कोई आत्महत्या तो करेगी नहीं, ठीक है, कोई आत्महत्या थोड़ी करेगी करंट, सुसाइड तो करने से रही। तो ऐसे ओपन सर्किट में कभी भी करंट नहीं आती है। अब घर में वायर लटक रहे हो ना तो उसमें चेक मत कर देना कि ओपन सर्किट है, चलो चेक करते हैं करंट आती कि नहीं आती है, ठीक है। ये डीसी वाले सर्किट है, ओके, वो एसी होती है घर में, बैंड बज जाएगी आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये खुद फिर से क्वेश्चन है आज अपना। 6 रेजिस्टेंस है 3 ओम के, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 रेजिस्टेंस, और बीच में 6 से ओम के 3 लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं। अपने को ए और बी के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना, यहाँ ए और बी के बीच में मार्क कर दिया इनको। चलो सॉल्व करते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। तो वापस डायग्राम बनाता हूँ मैं इसका। 3 और 3 6 कर दिए, और बाकी पूरा का पूरा डायग्राम मैं ऐसे के बना रहा हूँ। 6, ये 3, ये 6, ये 3, ये 6, ये 3 और ये 3, ठीक है, ये बी। अब देखो ये 6 और 6 आपस में पैरेलल हैं। अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपकी नज़रें अच्छी हो तो आपको पैरेलल में दिखेंगे, जैसे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में, तो 6 और 6 का पैरेलल 6/2, मैंने बताया ना R/N, 2 रेजिस्टेंस। तो 6 और 6 का कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा। इनकी जगह मैं इसको हटा देता हूँ, इन दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे 3 ओम का, ओके, लगा दिया। अब ये 3 और ये 3 कौन कौन से, ये 3 और ये 3 ये सीरीज में, तो इन दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। 3 और 3 सीरीज में जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हटा करके यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये तो 6 ओम का था ही, और यहाँ पे भी एक 6 ओम का और लगा देता हूँ। अब आप देखोगे ये 6 और 6 आपस में फिर से किस में आ गए, पैरेलल में। 6 और 6 का 6/2 3 आ जाएगा फिर से। तो इन दोनों को हटा करके मैं क्या लगा लूँगा, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा लूँगा। यहाँ कितने का लगा दिया, 3 ओम का। अब ये 3 और 3, ये 3 और 3 फिर से सीरीज में है, तो इनको हटा करके एक मैं इनके पैरेलल एक लगा दूंगा रेजिस्टेंस, जो कि कितने का होगा, 6 ओम का। अब ये 6 और ये 6 आपस में कैसे आ गए, पैरेलल में। तो इनको हटा करके कितना लगा सकते हैं अपन, इन दोनों को हटा करके 3 ओम लगा सकते हैं फिर। चलो इनको हटाते हैं, उनकी जगह लगा लेते हैं एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का लगा दिया। अब देखो ये 3 और ये 3 फिर से सीरीज में आ गए, तो 3 और 3 की जगह कितना आ जाएगा, 6 होगा। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। आपको इतना, हम इसको शॉर्ट में इसी के अंदर में करके दिखाता हूँ आपको। आंसर तो आ ही गया अपना, तो यहाँ करके दिखाते हैं, ठीक है, इसी के अंदर में करके दिखाते हैं फटाफट से। ओके, आंसर आ चुका था अपना। चलो ए, जिसके बीच में ए और बी के बीच में निकालना, वायर लगा दो। 3 और 3 ये सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये इनको हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 6 ओम का। फिर ये 6 और ये 6 आगे पैरेलल में, इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लग जाएगा 3 ओम का, लगेगा 3 का। फिर ये 3 और ये 3 सीरीज में आ गए, फिर से 6 हो गए। ये 6 और ये 6 आपस में पैरेलल में आ गए, तो कितना आ जाएगा, 3 का। तो यहाँ तक पूरा सर्किट सॉल्व हो चुका है। इसके आगे वाला 3 ओम आंसर आया। अब 3 और ये 3 वापस से किस में आ गए, किस में आए, सीरीज में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर से यहाँ एक रेजिस्टेंस लग जाएगा 6 ओम का। ये 6 और ये 6 पैरेलल में है, तो इनकी जगह कितना आ जाएगा, 6 और 6 का पैरेलल में 3 आ जाएगा। फिर ये 3 और ये 3 सीरीज में है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 6। तो ऑल ओवर कितना आ गया, एक नीचे तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ऊपर 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब 6 और 3 पैरेलल में है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, आर पैरेलल में 6 × 3/6 + 3, ठीक है, 6 × 3/9। तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, 2 ओम। आसान था क्वेश्चन, बस आगे आगे सॉल्व होता जाता है, बस ऐसा ही क्वेश्चन था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये एक अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें आप कंसेप्ट सीख लीजिए पहले, फिर अपन आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किरचॉफ लॉ पे, जब भी ओपन सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाना होता है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल पूछता है, तो अपने को जहाँ से पूछा है, ओपन हो क्लोज हो, ए और बी के बीच में
ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल है ना, कंसेप्ट का नाम है बी के बीच का पोटेंशियल। जब भी अपने को पूछता है तो अपने हमेशा क्या करना है, जहाँ ए से शुरू होना है बी पे ख़त्म हो जाना है, ठीक है, और कोई पाथ ही नहीं चलना है, ठीक है। करंट अपने साथ में चल रही हैं तो लेना है नेगेटिव, करंट अपने सामने आ जाती हैं, ठीक है, अपन हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो अपने को लेना है पॉजिटिव, ठीक है। और अगर बैटरी ऐसे हो, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, ऐसे अगर हो तो लेना है नेगेटिव, और ऐसे अगर हो तो लेना है पॉजिटिव। मतलब कि करंट अपने साथ चल रही है तो नेगेटिव, सामने आ जाए तो पॉजिटिव, ठीक है। और इसका इसका मतलब है प्लस से माइनस हो रहा, मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब नेगेटिव लेना है। और इसका मतलब ऐसे होता है, अगर ऐसे होता ना, ये माइनस और ये प्लस होता, तो इसका मतलब है पोटेंशियल छोटे से बड़ा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव ले लेते। पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन वी ए से शुरू होंगे, वी ए जहाँ से शुरू होना वहीं पे ख़त्म होना, ठीक है। यहाँ से करंट चल रही है 2 एम्पियर की, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो 2 × 2 4 हो गया। अपन यहाँ लिखेंगे -4, क्यों, क्योंकि करंट अपने साथ चल रही है, अपन भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर आ रही है। चलो, यहाँ पे पोटेंशियल कम हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, मतलब माइनस लेना है यहाँ पे। ओके, फिर करंट अभी भी साथ चल रही है अपने, कहीं बटी थोड़ी, कोई पाथ आया ही नहीं था, तो V इक्वल टू आई आर 2 × 1, तो कितना हो गया 2। और ये भी अपने को लेना है माइनस का, क्यों, क्योंकि करंट अपने साथ चल रही है, तो -2 माइनस वी बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो बाकी क्वांटिटी को इधर राइट साइड भेज दो आप, 4 3 7 2 9 प्लस का 9 वोल्ट। हमेशा यही कंसेप्ट काम में लेना है, जहाँ से शुरू करना है, जहाँ से पूछा है वहाँ से शुरू करना है, जहाँ जाना है वहाँ ख़त्म करना है। करंट साथ चल रही तो पॉजिटिव, नेगेटिव और अपोज में आ रही तो पॉजिटिव। ओके, आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, शायद मैंने आज इतने ही क्वेश्चन लिए। चलो, ये एक मैं लास्ट में जाते जाते आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया, कितनी बार आया है, बहुत बार आया। अभी लेटेस्ट 2021 में भी आया, इतना पेपर हार्ड था ना, उसमें भी आया था। और इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक जो है वो है, देखो ऐसा होता है कि अपने पास एक, पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। एक मेटल है, इसमें कुछ भी नहीं, एक लाइट आ रही है और उसमें इतना वेवलेंथ है, और उसमें से जैसे देखिए ये मेटल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। मेटल पे लाइट आती है, उसकी वेवलेंथ होती है लेमडा, ठीक है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी दे देगा, तो फ्रीक्वेंसी को आप लेमडा में चेंज कर लेना, एफ इक्वस टू, फिर आपको सी इक्वस टू एन लेमडा या एफ लेमडा कर दो। इस फॉर्मूले से आप चेंज कर सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी देगा आपको, ठीक है। और लाइट आएगी, एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से आएगा फोटोन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन था ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो कभी कभी तो अपने को पूछता है नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। कभी अपने को पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। रीजन क्या है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो जितने फोटोन होंगे उतना इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसकी जो पावर होती है, जो लाइट सोर्स होता है उसकी पी पावर होती है। तो अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5 × 10⁻24 पी पावर गुणे लेमडा। अगर कभी इफ़िशियंसी पूछ ले तो इफ़िशियंसी अपॉन 100, कुछ नहीं बोला है तो इसको इफ़िशियंसी को 100 मानेंगे, 100/100 हमेशा कट जाएगा। तो ये अपने पास में नंबर ऑफ फोटोन का था, और इसको मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। फॉर्मूला इतना ही याद रखना है। इफ़िशियंसी अगर आगे दे बोल देता ना, मैं अभी भी क्वेश्चन में इसमें बता दूंगा इफ़िशियंसी कैसे देते हैं, और आगे अपन जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब और भी खुद आएंगे। ये मैंने जो हाईलाइट कर दिया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपकी ट्रिक है, ठीक है। बहुत अच्छा, 5 स्टार है। क्वेश्चन बहुत बार आया, अभी तक आप पेपर देखो ना PYQ वाले, तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन होंगे, और NCERT में भी इसके 4-5 क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको लगाने। ये फॉर्मूला है। अब अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। n बराबर 5 × 10⁻24 पी गुणे लेमडा, ठीक है। तो n बराबर 5 × 10⁻24, पी कितना दिया आपने को,
पी दिया है अपने को पावर 9 मिली वोल्ट, अपने को वॉट सॉरी, है ना, 9 इंटू 10 की पावर -3, -3 क्यों, मिली के लिए वॉट। लैम्डा इंटू द 667 नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर की जगह -9, ये मीटर में आ गया। एम के एस में होनी चाहिए सारी कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 9 और इसको पहले पावर को साइन कर लेते हैं। ये 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 में से 12 गए 24, 24 में से 12 गए 10 की पावर 12, कोई दिक्कत है नहीं। पॉजिटिव में से नेगेटिव वाली पावर घटा दी, पावर को सॉल्व कर दिया। अब पहले इसको 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 667 से, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 7 9 63, और ये 54, 54 और से हो जाएगा 60, फिर से 54, 6 इंटू 9 54, 54 और 6 60, ये आ गया 6003। अब इसको राउंड फिगर 6000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, 5 से। मैं इसको राउंड फिगर 6000 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, तो कितना हो गया 30,000, ठीक है। इसको किस क्या लिख दोगे, 3 इंटू 10 की पावर, ये 4 जीरो और है, ये 12 थे, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, तो 3 इंटू 10 की पावर 16। ये तो इसकी 100% इफिशियंसी है, तो आंसर आया 3 इंटू 10 की पावर 16। कभी भी बोलता है इसकी इफिशियंसी 25% है, तो यहाँ पे 25/100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हैं आप खुद लगाओ, मैं भी आगे लगवाऊंगा आपसे क्वेश्चन वगैरह। और आज अपन करते हैं एंड। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया